Assalamu alaikum dear students. How are you all? I hope you will be fine. Today I welcome you to the new video. In this video I am going to describe the second concept related to the acid and bases, Bronsted-Lowry concept. As you know that we are studying chapters 10 acids, bases and salts. हमने जो लास्ट वीडियो में आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, डैट वाज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द एसिड्स एंड बेसिस. अकॉर्डिंग टू द आर्हीनियस कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि एसिड वो सब्सटेंस है जो किसी भी एक्वस मीडियम के अंदर हाइड्रोजन आयन डोनेट करती है या लूज़ करती है या देती है, और बेस वो है कि और जो एक्वस मीडियम के अंदर हाइड्रोक्साइड आयन देती है. ठीक है, तो लेकिन हमने ये उसके अकॉर्डिंग जो है वो बहुत सारी एग्जांपल्स हमने पढ़ी थी. इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम बहुत सारी एसिड्स और बेसिस को डिस्क्राइब कर सकते हैं. वी कैन डिफरेंशिएट इजीली बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस अकॉर्डिंग टू द आर्हीनियस कॉन्सेप्ट. बट उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं इस कॉन्सेप्ट की, कि हमने कहा कि इसकी 2 लिमिटेशंस हमने पढ़ी कि ये सिर्फ एक्वस मीडियम के लिए जो है ये जो कॉन्सेप्ट है वो एप्लीकेबल होता है, नॉन एक्वस मीडियम के अंदर ये एप्लीकेबल नहीं है. सेकेंड कॉन्सेप्ट हमने ये पढ़ा कि हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी एसिडिक प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कॉन्सेप्ट हम इसको एसिड जो है डिफ़ाइन नहीं कर सकते, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन मौजूद नहीं है. अगर हाइड्रोजन नहीं है तो वो हाइड्रोजन आयन लूज़ नहीं कर सकता. तो हम कह रहे थे कि हम इन कुछ एसिड्स और बेसिस को डिस्क्राइब नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ आर्हीनियस कॉन्सेप्ट. ये एसिडिक प्रॉपर्टी रखता है. और हमने पढ़ा था कि अमोनिया जो है इसके पास हाइड्रोक्साइड आयन नहीं है, कि वो अगर हम इसको वाटर के अंदर डिज़ोल्व करेंगे, एक्वस मीडियम के अंदर डिज़ोल्व करेंगे तो ये हाइड्रोक्साइड आयन दे. तो लेकिन है ये बेस. इसका मतलब ये है कि हम आर्हीनियस कॉन्सेप्ट की बेस पर कुछ जो एसिड्स और बेसिस हैं उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकते जिनके पास हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन मौजूद नहीं है. सो इसी के अकॉर्डिंग जो है, इसी को मद्देनज़र रखते हुए ब्रॉन्स्टेड और लॉरी, दीज 2 साइंटिस्ट प्रेजेंटेड अ न्यू कॉन्सेप्ट टू डिफाइन एसिड्स एंड बेसिस. उन्होंने बजाय इसके कि एसिड्स के लिए हाइड्रोजन आयन और बेस के लिए हाइड्रोक्साइड आयन 2 डिफरेंट पॉइंट्स को लेने की बजाय वो एक ही पॉइंट को जो है वो साथ लेके चले. ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड क्या है? एसिड वो सब्सटेंस है हमारे पास जो H पॉजिटिव आयन डोनेट करता है या देता है. ठीक है, जो H पॉजिटिव आयन किसी दूसरे सब्सटेंस को दे दे. यहाँ पे है गिव और टेक का कॉन्सेप्ट. गिव टेक, जैसे आप लोग शेयरिंग करते हो, जैसे कि 2 पार्टनर्स के दरमियान शेयरिंग हो, तो क्या होता है, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को क्या करता है, अगर आप किसी को डोनेट कर रहे हो, ठीक है, तो एक डोनर होता है और दूसरा उसको उस डोनेशन को एक्सेप्ट करने वाला होता है, जिसे हम एक्सेप्टर कहते हैं. सो वी कैन से डैट एक हमारे पास डोनर है और एक हमारे पास क्या है, एक्सेप्टर है. डोनर वो है जो किसी भी सब्सटेंस को डोनेट करने वाला हो. तो यहाँ पे हम ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे एसिड वो सब्सटेंस है जो किसी भी दूसरे सब्सटेंस को H पॉजिटिव आयन या हम कहते हैं प्रोटॉन डोनेट करता हो. तो हम यहाँ पे कहेंगे एसिड यहाँ पे हमारे पास क्या है, डोनर है. एसिड इज़ अ सब्सटेंस, मॉलिक्यूल और आयन दैट हैज़ एबिलिटी टू डोनेट इट्स प्रोटॉन टू अदर सब्सटेंस दैट इज़ कॉल्ड एसिड. और बेस क्या है? बेस वो सब्सटेंस है जो उस डोनेट हुए प्रोटॉन को क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले. यानी एक जो है गिव कर रहा है, ठीक है, किसी को दे रहा है, और दूसरा क्या कर रहा है, उसको एक्सेप्ट कर रहा है. डोनर और एक्सेप्टर. डोनर वो है अकॉर्डिंग टू द ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट, एसिड वो है सब्सटेंस है, वो डोनर है जो किसी प्रोटॉन को डोनेट करता है. किसी भी रिएक्शन के अंदर 2 सब्सटेंसेस के दरमियान रिएक्शन हो रहा हो, तो एक सब्सटेंस जो है वो एज अ एसिड बिहेव करेगा, एज एन एसिड, और वो अपने प्रोटॉन को दूसरे सब्सटेंस को डोनेट कर देगा, और वो जो दूसरा सब्सटेंस होगा उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने वाला होगा. तो हम उस एक्सेप्टर को हम कहते हैं बेस, और डोनर को हम क्या नाम देते हैं, एसिड. सो अकॉर्डिंग टू द लॉरी-ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट, बेस इज अ सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन, जो किसी भी प्रोटॉन को एसिड से एक्सेप्ट करने वाला हो. यहाँ पे हम कहते हैं कि एसिड है. एसिड इज़ गिविंग इट्स प्रोटॉन टुवर्ड्स बेस, एंड बेस इज़ एक्सेप्टिंग द प्रोटॉन. दैट्स वाई बेस इज़ कॉल्ड एक्सेप्टर, एंड एसिड इज़ डोनेटिंग इट्स प्रोटॉन टुवर्ड्स बेस. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज एसिड. ठीक है,
एसिड वो है जो प्रोटॉन को डोनेट करेगा और बेस वो है जो किसी प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगी। तो इसका मतलब ये है कि लॉरी ब्रोंस्टेड जो कॉन्सेप्ट है इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोटॉन। इसने सिर्फ इन दोनों साइंटिस्ट ने बेसिकली एक ही जो सब्सटेंस है, एक ही आयन को वो लेके चले। उन्होंने कहा कि जो भी एसिड होगा वो हमेशा उसके पास हाइड्रोजन मौजूद होगा और वो किसी भी रिएक्शन के अंदर अपना प्रोटॉन किसी दूसरे सब्सटेंस को दे देगा, और जो सब्सटेंस उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी रखता होगा दैट विल बी कॉल्ड एज बेस। ठीक है, अब यहाँ पे हम रिएक्शंस के थ्रू पढ़ते हैं कि हमारे पास कोई एक रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है, उसमें एसिड्स और बेसिस के तौर पर कौन से सब्सटेंसेज हैं वो रिएक्ट करते हैं। हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। एज यू कैन सी दिस इज़ अ रिवर्सिबल एरो। यहाँ पे हमारे पास 2 सब्सटेंसेज हैं, HCl ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और एक है हमारे पास NH3 अमोनिया। ठीक है, अब इन दोनों के दरमियान जब रिएक्शन होता है तो क्या होगा, HCl जो है ये क्या करेगा, इसमें से क्लोरीन जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए क्या करेगी, अपना एक इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेके उससे उसको प्रोटॉन में चेंज कर देगी, और ये प्रोटॉन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा क्लोरीन से। क्लोरीन जो है वो अपना ये हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन रिलीज़ कर देगी, ये दे देगी अमोनिया को। ठीक है, अब क्लोरीन जो है वो इतनी इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि उसने हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन जो था वो अपनी तरफ खींच लिया, और क्लोरीन पे जो ओवरऑल चार्ज आया वो था नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन इस चीज़ को कहते हैं क्योंकि जब हाइड्रोजन के पास एक ही प्रोटॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, जब इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन बचता है, तो H पॉजिटिव जो बेसिकली है ओवरऑल प्रोटॉन के तौर पर बिहेव करता है। अब जैसे कि हमने 9th क्लास की केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि अमोनिया जो है उसके पास नाइट्रोजन के पास लोन पेयर मौजूद होते हैं। उस लोन पेयर की वजह से अमोनिया के पास इतनी एबिलिटी है कि ये इस रिमूव हुए प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगी, और जब ये एक्सेप्ट करेगी तो क्या बनेगा, NH4, NH3 से वो NH4 पॉजिटिव चार्ज वाला अमोनियम आयन बन जाएगा। एंड दैट, और जो क्लोरीन है HCl में से जो क्लोरीन है वो अपने प्रोटॉन को रिलीज़ करके इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड आयन रिलीज़ हो जाएगी, और अमोनिया जो है उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके अमोनियम आयन में चेंज हो जाएगा। सो अब यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। अब हमने पढ़ा कि एसिड वो सब्सटेंस है जो किसी भी दूसरे सब्सटेंस को अपना प्रोटॉन डोनेट कर सकता है। तो यहाँ पे हम देखें कि क्लोरीन ने अपना प्रोटॉन डोनेट किया, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि HCl हमारे पास क्या है, एसिड है। एंड अमोनिया इज़ अ सब्सटेंस दैट हैज़ एबिलिटी टू एक्सेप्ट द प्रोटॉन, सो वी कैन से दैट अमोनिया इज एक्टिंग एज अ बेस। सो दिस इज़ ओवरऑल द रिवर्सिबल रिएक्शन इन विच हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसमें हमारे पास Cl है, क्लोरीन ने अपना प्रोटॉन रिमूव कर दिया और क्लोराइड आयन में चेंज हो गया, और अमोनिया जो है उसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके इट विल चेंज इनटू अमोनियम आयन। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका है। इज इट क्लियर टू यू नाउ? अब हमारे पास है एक और सेकेंड रिएक्शन है। यहाँ पे मैं सेकेंड रिएक्शन लिखती हूँ। मेरे पास है HCl। ठीक है, अब इसका रिएक्शन हो रहा है वाटर के साथ। ठीक है, वाटर के साथ रिएक्शन होगा तो क्या होगा, अब क्या होगा, सेम वही है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन का जो है ये, उसमें क्या होगा कि क्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ये क्या करेगी, अपना ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन को प्रोटॉन की फॉर्म में क्या कर देगी, रिमूव कर देगी। सो यहाँ पे हम कहते हैं कि HCl वो है जिस, और हमारे पास HCl में से क्लोरीन जो है क्लोराइड आयन की फॉर्म में क्या हो जाएगी, सेपरेट। इसी तरह सेम वही है, वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर हैं, लोन पेयर की वजह से क्या होता है, ये इसको क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा इस प्रोटॉन को, एंड इट विल चेंज इनटू हाइड्रोनियम आयन। H2 था, अब H3O पॉजिटिव आयन में चेंज हो जाएगा। दिस इज़ हाइड्रोनियम आयन कैरिंग पॉजिटिव चार्ज, दिस इज़ क्लोराइड आयन कैरिंग नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे जो वाटर है उसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है, सो वी कैन से दैट वाटर इज एक्टिंग एज अ बेस, एंड इन दिस रिवर्सिबल रिएक्शन HCl इज एक्टिंग एज एसिड, क्योंकि इसमें से क्लोरीन ने अपना हाइड्रोजन रिमूव कर दिया है और वाटर ने एक्सेप्ट किया है प्रोटॉन को। अब यहाँ तक लेफ़्ट साइड पे देख लें कि ये हमारे पास ओवरऑल ये रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें HCl और वाटर जो हैं आपस में रिएक्ट करते हैं। HCl चेंज हो जाता है क्लोराइड आयन में और वाटर जो चेंज हो जाता है हाइड्रोनियम आयन में। ठीक है, ये क्लियर हो गया।
अब सेम, अब ये बेसिकली क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, फॉरवर्ड रिएक्शन तो हमने एक्सप्लेन कर दिया कि HCl और वाटर आपस में रिएक्ट करके क्लोराइड आयन और H3O पॉजिटिव बनाएंगे। अब क्वेश्चन ये कि ये किस तरह से आपस में रिएक्ट करके दोबारा से जो है HCl और वाटर में चेंज होंगे। तो बस अब आपने याद रखना है इस इक्वेशन की दूसरी तरफ जो हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट्स मौजूद हैं वो क्या करती हैं। इसमें से देखें, ये क्लोराइड आयन जो है वो नेगेटिव है। अगर नेगेटिव को पॉजिटिव कोई सब्सटेंस मिल जाए तो वो ओवरऑल क्या हो जाती है, न्यूट्रल होती है। इसका मतलब ये है कि क्लोराइड आयन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की बेस पर वो किसी भी पॉजिटिव पार्टिकल को एक्सेप्ट करके खुद को न्यूट्रलाइज कर सकती है, बिकॉज इट इज़ अनस्टेबल। ठीक है, जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। क्लोरीन जो है अगर वो न्यूट्रल होती, इस पर कोई चार्ज ना होता तो वो स्टेबल होती, लेकिन क्लोराइड आयन जो है नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इट इज़ स्टिल अनस्टेबल बिकॉज इट हैज़ एबिलिटी टू रिएक्ट विद पॉजिटिव पार्टिकल एंड न्यूट्रल होके वो अपने आप को स्टेबल कर ले। इसका मतलब ये है कि ये किसी भी प्रोटॉन को अगेन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी रखती है। आर यू गेटिंग द पॉइंट। यहाँ पे HCl जो थी उसमें से क्लोरीन जो है वो अपना प्रोटॉन डोनेट कर देती है, लेकिन जैसे ही वो क्लोराइड आयन की फॉर्म में आती है ये हाइड्रोजन को डोनेट करने की बजाय ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी रखती है। आर यू गेटिंग द पॉइंट। अच्छा, यहाँ पे अब हम देख लेते हैं H3O पॉजिटिव, ये भी हाइड्रोनियम आयन जो है अनस्टेबल है, इसके पॉजिटिव चार्ज है। तो अब क्या करेगा ये हाइड्रोजन हाइड्रोनियम आयन में से अपने आप को हाइड्रोजन जो है वो स्टेबल करना चाहता है। तो ये एबिलिटी रखता है कि ये अपना जो है हाइड्रोजन जो प्रोटॉन उसने एक्सेप्ट किया हुआ था उसको ये किसी दूसरे को डोनेट कर दे। आर यू गेटिंग द पॉइंट कि ये HCl जब एसिड के तौर पर बिहेव कर रहा था तब वो HCl के फॉर्म में था। जैसे ही क्लोरीन ने अपना प्रोटॉन रिमूव किया, क्लोराइड आयन में चेंज होगी। क्लोराइड आयन के पास नेगेटिव चार्ज है, ये एबिलिटी रखता है कि ये किसी हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा। तो जब ये क्लोराइड आयन की फॉर्म में हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेगा तो ये दोबारा किस में चेंज हो जाएगा, HCl में। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब एसिड ने अपना प्रोटॉन रिलीज़ कर दिया तो उसके बाद जो उसका नेगेटिव पार्ट था वो अब उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी रखता है। यहाँ पे वो बेस के तौर पर काम कर रहा है। ठीक है, प्रोटॉन को जो एक्सेप्ट करता है वो बेस है, और यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन है। अगर वो अपना एक हाइड्रोजन रिमूव कर दे जो उसने एक्सेप्ट किया हुआ था वो रिमूव कर दे तो ये दोबारा किस में चेंज हो जाएगा, वाटर के अंदर। इसका मतलब अगर उसे रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट करना है सो क्लोराइड आयन को हाइड्रोजन एक्सेप्ट करके HCl में चेंज होना पड़ेगा, और ये हाइड्रोनियम आयन जो है ये हाइड्रोजन को रिलीज़ करके डोनेट करके दोबारा किस में चेंज हो जाएगा, वाटर के अंदर। और एंड इसी तरह से ये फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन जो है वो चलता रहेगा। अब हाइड्रोजन को जो डोनेट करता है वो तो हमने कहा है वो एसिड होता है, लेकिन आपने ये देखा कि ये बेस के तौर पर एक्ट करने से पहले ये किसके तौर पर एक्ट कर रहे थे, एसिड के तौर पर, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन था, इसके पास एबिलिटी थी कि वो अपने प्रोटॉन को रिलीज़ कर सके। अब ये किसी एसिड से बेस बनी है, एसिड से ये बना है और इसीलिए हम इसको क्या नाम देंगे, कॉन्जुगेट बेस। क्योंकि आपने याद रखना है जो एसिड और बेसिस होती हैं वो हमेशा पेयर की फॉर्म में होती हैं। हर एसिड का कोई ना कोई कॉन्जुगेट बेस पेयर होता है, और हर बेस का कोई ना कोई कॉन्जुगेट एसिड होता है। ठीक है, ये कॉन्जुगेट एसिड है। बेस का हमेशा कॉन्जुगेट एसिड होता है, एसिड का हमेशा कॉन्जुगेट बेस होता है। एसिड जब अपना प्रोटॉन रिलीज़ कर देती है तो उसका नेगेटिव पार्ट अगेन उस हाइड्रोजन प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी रखता है, और वो बेस के तौर पर एक्ट करता है। क्योंकि वो एसिड से बना है तो हम उसे हमेशा क्या कहेंगे, कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट का मतलब ये है जॉइन टुगेदर लाइक अ पेयर। ठीक है, एक पेयर की फॉर्म में जो वो एक्ट कर रहा है कि एसिड का हमेशा दूसरा पेयर कौन सा होगा, कॉन्जुगेट बेस, और हमेशा बेस का कौन सा होगा, कॉन्जुगेट एसिड। बेस में वाटर जो था उसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, और दूसरी तरफ वही एक्सेप्ट किए हुए हाइड्रोनियम आयन के पास एबिलिटी है कि उसी हाइड्रोजन आयन को खुद ही उसी प्रोटॉन को वो किसी और को डोनेट कर सकता है, तो दोबारा वो वाटर में चेंज हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या होगा कि हाइड्रोनियम आयन में से अब पहले यहाँ पे वाटर बेस के तौर पर था, अब आफ्टर एक्सेप्टिंग द प्रोटॉन it is now behaving like a acid because it has the ability to donate its proton. That's why it is called conjugate acid. बेस का conjugate acid
इज़ द पेयर। हमेशा याद रखनी है कि एसिड से हमेशा कॉन्जुगेट बेस बनती है, बेस से हमेशा कॉन्जुगेट एसिड बनती है। इज़ डैट क्लियर? आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया? अच्छा, कॉन्जुगेट बेस की अगर हम डेफिनेशन लिखें तो क्या है? कॉन्जुगेट बेस क्या है? किससे बनता है? एसिड से। कब? जब एसिड अपना प्रोटॉन डोनेट करता है तो वो कॉन्जुगेट बेस में चेंज हो जाता है, क्योंकि दोबारा वो उसी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी रखता है। सो डेफिनेशन क्या होगी? कॉन्जुगेट एसिड इज अ स्पीशी दैट इज फॉर्म्ड बाय एसिड, और वो एसिड जब किसी भी प्रोटॉन को डोनेट करेगा, यानी कि कॉन्जुगेट बेस इज अ स्पीशी फॉर्म्ड बाय डोनेटिंग अ प्रोटॉन फ्रॉम द एसिड। और कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा? कॉन्जुगेट एसिड इज अ स्पीशी दैट इज फॉर्म्ड बाय बेस दैट इज एक्सेप्टिंग द प्रोटॉन। कॉन्जुगेट एसिड इज अ स्पीशी that is formed by accepting a proton by base. Now it will change into a conjugate acid. अगर हम इस रिएक्शन में से देखें, ये एसिड था और ये बेस, इसमें से क्लोरीन ने अपना प्रोटॉन रिलीज़ कर दिया, क्लोराइड आयन में चेंज हो गया। अब ये पॉजिटिव पार्ट को, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी रखती है, सो इट विल एक्ट एज बेस, कॉन्जुगेट बेस। क्योंकि ये एसिड से बनी है तो इसको हम क्या नाम देंगे? कॉन्जुगेट बेस। और यही अमोनिया जो अब एक्सेप्ट किया प्रोटॉन को, तो ये इसके पास पॉजिटिव आयन का मतलब ये है कि ये अपने प्रोटॉन को रिलीज़ कर सकता है। तो ये अपना प्रोटॉन क्लोरीन को दे देगा तो वो दोबारा HCl में चेंज हो जाएगी और अमोनियम आयन चेंज हो जाएगा अमोनिया में। तो ये एक्ट कर रहा है इसके तौर पर कॉन्जुगेट एसिड, क्योंकि इसके पास एबिलिटी है कि वो प्रोटॉन को रिलीज़ कर सकता है। एसिड हमेशा प्रोटॉन रिलीज़ करने के बाद कॉन्जुगेट बेस में चेंज हो जाती है, और बेस हमेशा प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद कॉन्जुगेट एसिड में चेंज हो जाता है। कॉन्जुगेट का मतलब ये है जॉइन टुगेदर लाइक अ पेयर, कि वो आपस में इस तरह की पेयरिंग करते हैं कि आपस में डोनेशन और एक्सेप्टेंस हो जाती है। एसिड का हमेशा कॉन्जुगेट बेस होता है और बेस के हमेशा कॉन्जुगेट एसिड होता है। क्लियर हो गया? कॉन्जुगेट बेस हमेशा एसिड से बनता है, कॉन्जुगेट एसिड हमेशा बेस से बनता है। और एक और बात आप लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करें कि ये दोनों रिएक्शंस में हमारे पास प्रोडक्ट डिफरेंट हैं। यानी कि अगर हम HCl का अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाएं, HCl का वाटर के साथ रिएक्शन कराएं, एक आपने चीज़ ऑब्जर्व की है, वो कॉमन है कि HCl हमेशा एसिड के तौर पर काम कर रहा है। ठीक है, यानी HCl वो सिर्फ एसिड ही है, और अमोनिया हमने देखा कि अमोनिया जो है वो बेस के तौर पर काम कर रहा है, और वाटर जो है यहाँ पे इस रिएक्शन में बेस के तौर पर काम कर रहा है। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी हैं जो डिफरेंट रिएक्शंस में एसिड्स के तौर पर रिएक्शन करते हैं, और अगर उनका दूसरा सब्सटेंस चेंज कर दिया जाए तो दूसरे रिएक्शन में वो एसिड के तौर पर भी बिहेव करते हैं। यानी कि किसी एक रिएक्शन में एसिड के तौर पर, किसी दूसरे रिएक्शन में बेस के तौर पर। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम नाम देते हैं एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस। एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस वो होते हैं जो एसिड्स और बेसिस दोनों के तौर पर बिहेव करते हैं। फ़र्क इतना है कि अगर हम एसिड उनके साथ जो दूसरा सब्सटेंस है वो किसके साथ, वो कौन सा उनके साथ हम रिएक्ट करवा रहे हैं। तो इसमें बेस्ट एग्जांपल है आपके पास वाटर की। अभी मैंने आपको ऊपर जो रिएक्शन लिख के दिखाया उसमें वाटर बेस के तौर पर रिएक्ट कर रहा था। अब मैं आपको दो और ऐसे रिएक्शन दिखाऊंगी जिसमें एक वाटर एसिड के तौर पर बिहेव कर रहा है और दूसरे रिएक्शन में वाटर बेस के तौर पर रिएक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि डिपेंड करता है कि वो किस दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट कर रहा है और उसी तरह से एसिड के तौर पर बिहेव करेगा, बेस के तौर पर भी बिहेव करेगा। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस कहते हैं। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है कि एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं और कैसे आप किसी भी आप उसमें वाटर के एग्जांपल दोगे और किस तरह आप इक्वेशंस के थ्रू आप जो है रिएक्शंस के थ्रू आप बताओगे किस तरह वाटर जो है एक रिएक्शन में एसिड के तौर पर, दूसरे रिएक्शन में बेस के तौर पर रिएक्ट कर रहा है। तो यानी कि डिफरेंटली वो बिहेव कर रहा है। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस कहते हैं। उसमें हमारे पास एग्जांपल आती है वाटर की। अब मैं नेक्स्ट रिएक्शंस लिखूंगी जिसमें आपको पता चलेगा कि वाटर किस तरह से एसिड और बेस दोनों के तौर पर बिहेव कर रहा है। लेकिन इन दोनों रिएक्शंस में अगर हम HCl को देखें तो वो दोनों रिएक्शंस में एसिड के तौर पर बिहेव करी है। तो ये प्योर एसिड है और अमोनिया प्योर बेस है। यानी कि ये सिर्फ बेस के तौर पर हमेशा काम करेगा, कभी एसिड के तौर पर काम नहीं करेगा, और ये वाला एसिड कभी बेस के तौर पर काम नहीं करेगा। लेकिन वाटर ऐसा सब्सटेंस है जो एसिड और बेस दोनों के तौर पर बिहेव करता है। ओके, अब मैं यहाँ पे एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर एक्सप्लेन करूँगी। मेरे पास जो है सबसे पहले है हम रिएक्शन करवाएंगे वाटर का CH3 COOH प्लस वाटर। मेरे पास ये टू सब्सटेंसेस है जिसमें एक वाटर है, एक मेरे पास एसिटिक एसिड। अब इन दोनों का आपस में जब रिएक्शन होगा तो क्या होगा, इसमें से इसके पास जो है ये एसिटिक एसिड है, इस वाले पार्ट के पास ये हाइड्रोजन मौजूद है। सो क्या होगा, ये जो है एसिटिक एसिड जो है
इट हैज़ एबिलिटी टू डोनेट्स इट्स प्रोटॉन, ये अपना प्रोटॉन किसी दूसरे सब्सटेंस को देने की एबिलिटी रखता है। तो जब ये अपना प्रोटॉन रिलीज़ कर देगा तो ये नेगेटिव पार्ट जो है वो सेपरेट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एसीटेट आयन CH3COO नेगेटिव। क्लियर हो गया? ये इसका मतलब यहाँ पे एसिड के तौर पर रिएक्ट करा है, और वाटर जो है यहाँ पे इसके पास लोन पेयर है, और ये लोन पेयर की मदद से इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा एंड इट विल चेंज इनटू हाइड्रोनियम आयन। यानी यहाँ पे वाटर किसके तौर पर बिहेव कर रहा है? बेस के तौर पर, और ये वीक एसिड है। ठीक है, इसके वाटर अपना जो है वाटर की, और अगर हम इस एसिटिक एसिड की बात करें कि कौन जो है अपना प्रोटॉन को एक्सेप्ट रिलीज़ करने की एबिलिटी रखता है, तो वो है एसिटिक एसिड। तो ये जब अपना प्रोटॉन रिलीज़ कर देता है तो वाटर जो है वो इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा और हाइड्रोनियम आयन में चेंज हो जाएगा। ये चेंज एसिड जो है, एसिड किस में चेंज हो जाएगी? कॉन्जुगेट बेस में, और बेस चेंज हो जाएगी कॉन्जुगेट एसिड में। क्लियर हो गया आपको? एसिड हमेशा कॉन्जुगेट बेस बनाएगी और बेस हमेशा कॉन्जुगेट एसिड होगी। अच्छा, अब दूसरा रिएक्शन मैं यहाँ पे लिखती हूँ जिसमें हम वाटर का रिएक्शन करवाते हैं अमोनिया के साथ। ठीक है, अब अमोनिया जो है उसमें नाइट्रोजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू द ऑक्सीजन। उसमें क्या है? नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर। अब इसमें से क्या होगा? जो हाइड्रोजन आयन वाटर जो है क्या करेगा? अपना हाइड्रोजन रिलीज़ कर देगा, हाइड्रोजन आयन प्रोटॉन रिलीज़ कर देगा, बाकी को एक हाइड्रोजन बचेगा और O बचेगा, तो नेगेटिव पार्ट OH नेगेटिव आयन बचनेगा, प्लस ये अमोनिया इस प्रोटॉन को अपने लोन पेयर की तरफ वजह से एक्सेप्ट कर लेगी, तो ये बन जाएगा अमोनियम आयन। तो यहाँ पे आप देखें कि वाटर यहाँ पे अपना प्रोटॉन रिलीज़ कर रहा है। नाउ वाटर एक्टिंग एज एसिड, अमोनिया इज एक्टिंग एज अ बेस। ये हमारे पास आ गया एसिड का कॉन्जुगेट बेस और इसका बेस का कॉन्जुगेट एसिड। तो अब ये दोनों रिएक्शंस हैं जिसमें आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि वाटर एसिड और बेस दोनों के तौर पर रिएक्ट करता है। अगर हम एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएं तो वो बेस के तौर पर रिएक्शन करेगा। अमोनिया के साथ जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो वाटर जो है वो एसिड के तौर पर बिहेव करता है। ठीक है। तो अब हमें पता चल गया कि एम्फोटेरिक नेचर वाटर की है जो डिफरेंट रिएक्शंस में बेस और डिफरेंट रिएक्शंस में एसिड के तौर पर बिहेव करती है। तो आप इस तरह से इनकी नेचर को एक्सप्लेन कर सकते हो। अच्छा जी, ये जो हमारे पास जो है लॉरी ब्रोंस्टेड का कॉन्सेप्ट जो है ये हाईली एक्सेप्टेबल है, लेकिन अब हम कुछ इसकी लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस की क्या हैं कि हमने पढ़ी हैं। फर्स्ट लिमिटेशन हमारे पास ये आती है कि हमारे पास जो है फर्स्ट लिमिटेशन ये है कि हमारे पास एक कंपाउंड है सल्फर ट्राईऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड हो तो उसके साथ 2 ऑक्सीजन होते हैं, ये 3 ऑक्सीजन वाली सल्फर ट्राईऑक्साइड है। ये जो है बेसिकली एसिड के तौर पर बिहेव करती है, क्योंकि जब इसका हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है, तो एसिडिक प्रॉपर्टी रखती है। लेकिन क्या है कि इस सल्फर ट्राईऑक्साइड के पास प्रोटॉन नहीं है, जिसकी बिना पर हम कह सकें कि ये क्या है? एसिड है। इसका मतलब ये है कि ब्रोंस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग और आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, इन दोनों के अकॉर्डिंग हम इनको एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि ये एसिड है। हालांकि ये एसिड के तौर पर बिहेव करती है क्योंकि इसके पास लेकिन इसके पास जो है वो हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन आयन मौजूद नहीं है जिसको वो डोनेट कर देगी किसी को, लेकिन ये एसिड के तौर पर बिहेव करती है। सेकेंड है हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड के जो है बेस के तौर पर रिएक्ट करती है, यानी कि ये जो है ये बेसिक प्रॉपर्टी रखती है। ठीक है, क्योंकि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाती है। ठीक है, जिसे हम लाइम वाटर कहते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड के पास कोई एबिलिटी नहीं है कि वो किसी भी डोनेट हुए प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सके, लेकिन फिर भी ये बेस के तौर पर बिहेव करती है। सो हम कह सकते हैं कि ऐसे एलिमेंट्स जिनके पास प्रोटॉन नहीं है और वो उस एसिड के तौर पर तो बिहेव कर रहे हैं, लेकिन वो ब्रोंस्टेड लॉरी और आर्हीनियस के अकॉर्डिंग वो एसिड्स नहीं माने जाते, हालांकि वो एसिड्स होते हैं। और वो सब्सटेंसेस जिनके पास एबिलिटी नहीं है वो हाइड्रोजन आयन और प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकें, लेकिन वो बेस के तौर पर रिएक्ट करते हैं, तो उन सब्सटेंसेस को ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सो दीज आर द 2 लिमिटेशंस ऑफ द ब्रोंस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब आपने एक बात याद रखनी है, हमने आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट जो है उसको कंपेयर किया और ब्रोंस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट को जो है वो कंपेयर करना है। आर्हीनियस के अकॉर्डिंग एसिड क्या था? जो H पॉजिटिव आयन दे एक्वस मीडियम के अंदर, और ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग भी वही है, H पॉजिटिव आयन देने वाला हमेशा क्या होगा? एसिड। इसका मतलब ये आर्हीनियस के अकॉर्डिंग और ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग दोनों एसिड्स सेम है, डेफिनेशन दोनों की सेम है। तो ये दोनों जो है उन सब्सटेंसेस को एसिड्स बोलते हैं जिनके पास प्रोटॉन होगा और वो प्रोटॉन जो है वो रिलीज़ कर सकते हैं।
लेकिन बेस अर्हीनियस के अकॉर्डिंग वो थी कि जो किसी हाइड्रोक्साइड आयन को दे सके, किसी को डोनेट कर सके। और यहाँ पे ब्रोंस्टेड अकॉर्डिंग हमने पढ़ा कि जो किसी दूसरे सब्सटेंस से हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन को क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकता है। इसका मतलब ये है कि हम कह सकते हैं ऑल अर्हीनियस एसिड्स आर ब्रोंस्टेड एसिड्स, यानी कि अर्हीनियस और ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग दोनों एसिड सेम है। ये भी एसिड्स वो है जो प्रोटॉन को डोनेट करता है, और ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग एसिड क्या है जो प्रोटॉन को दें। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी अर्हीनियस एसिड्स हैं वो ब्रोंस्टेड एसिड्स हैं, लेकिन बेस यहाँ पे डिफरेंट है। यहाँ पे इसका इन दोनों का कॉन्सेप्ट क्या है, डिफरेंट है। तो हम कह सकते हैं बट अर्हीनियस बेसिस आर नॉट ब्रोंस्टेड एसिड्स। बेसिस कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि अर्हीनियस और ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग एसिड सेम है, लेकिन बेस की यहाँ पे जो है प्रॉपर्टी डिफरेंट हो गई है। तो हम कह सकते हैं ऑल अर्हीनियस एसिड्स आर ब्रोंस्टेड एसिड्स बट अर्हीनियस बेसिस आर नॉट ब्रोंस्टेड बेसिस। तो बेसिस में डिफरेंस आ गया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने डिफरेंस याद रखना है कि किस तरह से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, इनकी डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग, और इनकी इक्वेशंस को हम रिप्रेजेंट करके लिखेंगे किस तरह से जो है वो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Now I will solve problem 10.1 that is given on your book. उसका ये पार्ट है what are conjugate bases of following। ठीक है, आपने कॉन्जुगेट बेसिस बनानी है। आपको ये एसिड्स दिए हुए हैं, आपने हमेशा याद रखना है कॉन्जुगेट बेस हमेशा किससे बनती है, एसिड से बनती है। तो इसका मतलब ये है हमारे पास एसिड्स मौजूद हैं और हमने उनकी कॉन्जुगेट बेसिस बनानी है। तो एसिड क्या करता है, एसिड क्या है, ब्रोंस्टेड लोरी के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड वो सब्सटेंस है, ठीक है, जो अपना प्रोटॉन किसी दूसरे सब्सटेंस को डोनेट कर दे, और वो जो सब्सटेंस एक्सेप्ट करने वाला है वो बेस है। हमारे पास ये सारे एसिड्स मौजूद हैं, इनका हम कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे व्हेन दे विल रिलीज देयर प्रोटॉन। HF है, HF में से हम क्या करें, ये हाइड्रोजन रिमूव कर दें, प्रोटॉन रिमूव कर दें, तो क्या बन जाएगा, हमारे पास F नेगेटिव आयन बनेगा प्लस प्रोटॉन रिलीज हो जाएगा। यानी कि हमारे पास ये एसिड था HF हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका कॉन्जुगेट बेस बना F नेगेटिव, और ये नेगेटिव जो है इसके पॉसिबिलिटी है कि दोबारा किसी प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज कॉन्जुगेट बेस की पॉसिबिलिटी होती है कि वो एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि ये एसिड का बना है, तो हर एसिड का दूसरा पेयर होता है कॉन्जुगेट बेस। अब HS नेगेटिव है, इसमें से ये हाइड्रोजन को निकाल दें, ठीक है, एक प्रोटॉन निकल गया, तो ओवरऑल जो है सल्फ़र पे माइनस चार्ज था, एक पॉजिटिव और चला गया, तो क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे, इसने इस हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो ओवरऑल हो गया -2, ठीक है, 2 माइनस चार्ज आ गया, प्लस ये H पॉजिटिव रिलीज़ हो गया। अब H3O में से हम एक रिमूव कर दें तो वाटर बनेगा प्लस H पॉजिटिव आयन हो जाएगा, ठीक है। अब ये है H2PO4। अब यहाँ से हम ये दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो बाकी क्या बन जाएगा, HPO4, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन भी इसके पास चला गया, तो ये हो जाएगा 2 माइनस प्लस H पॉजिटिव निकल गया। अब HSO4 है, इसके पास एक ही प्रोटॉन है, वो रिमूव हो गया, तो बाकी हमारे पास रह गया SO4। ओवरऑल जो -1 चार्ज था, ये इसका भी इलेक्ट्रॉन आ गया, तो हो जाएगा 2 माइनस प्लस H पॉजिटिव। तो ये हम सारे बता रहे हैं इन एसिड्स के कॉन्जुगेट बेस, जो अगेन एबिलिटी रखते हैं इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की। अब CH3COH है, इसके पास ये हाइड्रोजन है, ये रिमूव करवा दें तो CH3COO नेगेटिव एसिटेट आयन प्लस H पॉजिटिव आयन बनेगा। और ये है हमारे पास एल्यूमिनियम है, जिसके साथ 6 वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच हैं। ओवरऑल जो चार्ज है इनके ऊपर क्या है, +3, ठीक है। अब इस वाटर में से कितने ओवरऑल वाटर मॉलिक्यूल हैं, 6 मॉलिक्यूल है। हमने एक प्रोटॉन रिलीज़ करना है, तो हम कहेंगे एक वाटर मैंने यहाँ पे साइड पे सेपरेट कर दिया, बाकी कितने वाटर मॉलिक्यूल रह गए, 5। एल्यूमिनियम यहाँ पे हम लिखेंगे 5 वाटर मॉलिक्यूल, H2O 5 रह गए। अब उस जो हमने रिमूव किया था, सेपरेट किया था वाटर, उसमें से एक हम हाइड्रोजन निकाल देंगे, बाकी क्या बचेगा, OH, ठीक है, बाकी क्या बचेगा, OH, वो हम यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे लिख देंगे एक जो है वो रिमूव हो गया, 3+ था ना, तो एक रिमूव हो गया, तो हमारे पास क्या आएगा आंसर, 2+ का, ठीक है। वो इसलिए आएगा क्योंकि OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो 3 में से आप 1 माइनस कर दो, तो बाकी ओवरऑल आपके पास क्या रहेगा चार्ज, 2+ का। नाउ मेरे पास B ऑप्शन है, गिव कॉन्जुगेट एसिड्स ऑफ द फॉलोइंग। पहले में हमने कॉन्जुगेट बेसिस निकाली थी, अब यहाँ पे हमने कॉन्जुगेट एसिड्स निकालने। कॉन्जुगेट एसिड किसके होते हैं, हमेशा बेस के। आपके पास ये बेसिस हैं
और बेसिस के कॉन्जुगेट एसिड तब बनते हैं जब बेस जो है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करती है, तो एक्सेप्ट करने के बाद ये कॉन्जुगेट एसिड में चेंज होते हैं, और जब ये कॉन्जुगेट एसिड में चेंज हो जाते हैं तो दोबारा इनके पास एबिलिटी होती है, क्योंकि ये एसिड में चेंज हो जाते हैं तो ये अपना प्रोटॉन रिलीज़ कर सकते हैं जो एक्सेप्ट किया हुआ। अच्छा जी, ये OH नेगेटिव है, बेस है, तो जाहिर है ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगी, तो ओवरऑल क्या बनेगा, वाटर। ठीक है। अच्छा जी, HCO माइनस, अब यहाँ पे एक प्रोटॉन हम ऐड कर दें तो क्या बनेगा, H कितने थे, 2 हो जाएंगे, H2CO3, उसने -1 और प्लस आपस में कंपनसेट कर दिया, बैलेंस कर दिया, ये न्यूट्रल कंपाउंड बन गया, +1 और -1 है, और ये पे हमारे पास HPO3 ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे, H2PO4, लेकिन अब ये है 2 माइनस में से +1 निकाल देंगे तो हमारे पास आएगा 1 माइनस। ठीक है, अब ये है हमारे पास, ये है H2, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो क्या होगा, HCO3, लेकिन 2 माइनस में से आप +1 निकाल देंगे तो आपके पास क्या आएगा, माइनस। अच्छा जी, ये है हमारे पास, ये एक्सेप्ट करेगा प्रोटॉन को तो क्या करेगा, CH3COOH2 हो जाएगा, और इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव का। ठीक है, और एक और मेरे पास है, वो है CH3NH2। ऑफ कोर्स जब ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो क्या होगा, CH3NH2, नाइट्रोजन ज़्यादा से ज़्यादा 3 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पे इसके नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड हो जाएंगे, 3 हाइड्रोजन के साथ और 1 कार्बन के साथ, जिसकी वजह से इस पर ओवरऑल चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब ये सारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब आप इन क्वेश्चंस की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा।